हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे संस्थाओं के कामकाज के विषय में। जैसा कि सर्वविदित है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ प्रमुख संस्थाएं होती हैं और ये प्रमुख संस्थाएं मिलकर के उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाती हैं, शासन का कार्य करती हैं, कानून बनाने का काम करती हैं, न्याय देने का काम करती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं संस्थाओं का कामकाज, फंक्शंस ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट। तो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं। क्वेश्चन उठता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार के तीन अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये तीन जो अंग हैं, ये तीनों अंग अपना अलग अलग कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए बिना अपने निर्दिष्ट कार्यों की पूर्ति करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों और शक्तियों का निर्वहन करते हैं। ये तीन प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा है लेजिस्लेचर, जिसे विधानमंडल या विधानपालिका या व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। तीसरा, सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये तीनों महत्वपूर्ण अंग तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और यही इनसे अपेक्षित होता है कि यह अपने संविधान द्वारा बताए गए कार्यों की पूर्ति करेंगे, उन कार्यों की पालना करेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये तीन अंग, सरकार के जो तीन अंग हैं, ये तीन अंगों का चलन कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत इसकी हुई? क्या ये सरकार के अंग पहले से ही चले आ रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सरकार के तीन प्रमुख अंग सिर्फ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही देखे जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक सरकारों में सरकार के तीन अंग दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वहाँ सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में ही निहित होती हैं, चाहे वो राजतंत्र हो या निरंकुश तंत्र हो या कुलीन तंत्र हो। वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता। इसे हम दूसरे शब्दों में शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स या शक्तियों के पृथक्करण की जो बात है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये जो सिद्धांत है, ये मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है। और मॉन्टेस्क्यू ने यह सिद्धांत अपनी एक प्रमुख पुस्तक में दिया और उस पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि सरकार के तीन अंग होने चाहिए। सरकार के तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला काम है कानून बनाना, दूसरा उस कानून को लागू करना, और तीसरा है न्याय देना, न्याय व्यवस्था करना, विवादों का समाधान करना। तो ये तीन जो कार्य हैं, किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के द्वारा नहीं किए जा सकते, नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति या संस्था इन सारे कार्यों को करेगा तो वहाँ पर गलती की बहुत बड़ी संभावना होगी और उसमें
विशेषज्ञता भी नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या संस्था एक तरह से सभी विषयों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शक्तियाँ 3 संस्थाओं को अलग अलग सौंपी जानी चाहिए। एक संस्था कानून बनाए, दूसरी उन कानूनों को लागू करवाए और तीसरी संस्था न्याय का कार्य करे। तभी से फिर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां जब स्थापित होने लगीं, तो उन सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का पालन किया और सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग बनाए। अब हम सबसे पहले इसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे, या कार्यकारी या कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने संविधान में ये देखेंगे कि हमने अपने संविधान में पहले कार्यपालिका को स्थान दिया है। भारत में कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति हैं। जो कार्यपालिका है उसके शीर्ष पर भारत में राष्ट्रपति महोदय हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, ये राष्ट्रपति भवन की पिक्चर है, जो कि दिल्ली में स्थित है। जब हम दिल्ली में जाते हैं तो इंडिया गेट आता है, और इंडिया गेट के पीछे बिल्कुल जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसके दाईं ओर पार्लियामेंट, संसद भवन स्थित है। तो आइए हम भारत के कार्यपालिका अर्थात भारत के राष्ट्रपति, भारत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो प्रमुख कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि जो प्रमुख कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो राष्ट्रपति है। इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि भाई जो कार्यपालिका है वह प्रमुख तौर पर 2 प्रकार की होती है। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है कि कार्यपालिका राजनीतिक होती है और दूसरी गैर राजनीतिक या अराजनीतिक होती है, ठीक है। राजनीतिक को हम अस्थाई कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। अस्थाई इसलिए क्योंकि इस तरह की जो कार्यपालिका है वो कुछ समय के लिए चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जो 4 साल या 5 साल या 6 साल की अवधि के लिए ही अपने पद पर रहती है, और उसके बाद फिर से एक नई कार्यपालिका का चुनाव होता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रमुख कार्यपालिका हैं। उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल यहाँ 5 साल का है, तो 5 साल के लिए चुनाव होते हैं और इस तरह से 5 साल तक ही वो अपने पद पर रहता है। उसके बाद फिर एक नया राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इस तरह से राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका कहलाती है, क्योंकि यह कुछ समय के लिए ही जनता के द्वारा चुनी जाती है। राजनीतिक किस लिए क्यों है ये? क्योंकि यह चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है, इसलिए राजनीतिक है। इसमें नेता जो होते हैं, देश के विभिन्न पार्टियों के नेता जनता के बीच में जाकर के जनता के सामने अपना एजेंडा रखते हैं, अपनी नीतियां बताते हैं, और जनता फिर उनकी नीतियों को अपनी पसंद के अनुसार, नीतियों के अनुसार अपना चुनाव में भाग लेती है, और चुनाव में भाग लेने के साथ ही कार्यपालिका का चुनाव करती है। इसके साथ ही जो दूसरी तरह की जो कार्यपालिका है वह होती गैर राजनीतिक।
जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होती, इस तरह की कार्यपालिका को हम नौकरशाही या स्थायी परमानेंट नौकरशाही परमानेंट कार्यपालिका भी कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। गैर राजनीतिक है क्योंकि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनका चुनाव नहीं होता बल्कि इनकी नियुक्ति होती है। दे आर सेलेक्टेड नॉट इलेक्टेड। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उनका चुनाव होता है, 5 साल के लिए चुनाव होता है और 5 साल के बाद फिर से चुनाव होते हैं। लेकिन जो गैर राजनीतिक कार्यपालिका है वह चुनी नहीं जाती बल्कि उसका चयन होता है, एक एग्ज़ाम के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से इनका चुनाव होता है। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, नौकरशाही आती है, जिसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि आईएएस ऑफिसर्स होते हैं खास तौर से। इसी की तरह से इसमें जो है सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिसमें सिविल सेवक जिसको हम कहते हैं, और ये इस तरह से सही मायने में अगर हम बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका गैर राजनीतिक कार्यपालिका ये, क्योंकि ये परमानेंट है, स्थायी है, क्योंकि ये 20 साल 25 साल 30 साल तक अपने पद पर कार्य करते हैं। और जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो एक समय अवधि के बाद 5 साल के बाद वो बदल सकती है, उसमें बदलाव आ सकता है। इसके साथ तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, अथवा अस्थाई और स्थाई। जो स्थाई है वह गैर राजनीतिक है और जो अस्थाई है वो राजनीतिक है। उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे मंत्री आते हैं। और जो गैर राजनीतिक है उसमें नौकरशाह आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं। इसी तरह से अब हम भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कार्यपालिका के शीर्ष पर किसको देखते हैं? हम कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति को देखते हैं। भारत के का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का जो वर्णन है संविधान में या उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, ठीक है, आर्टिकल 52, ठीक है। 52 से 78 तक, अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका के बारे में दिया हुआ, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का इससे संबंधित कई छोटे बड़े प्रश्न बनते हैं, जैसे चुनाव, इसका चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति, जैसे हमने पहले अभी जाना है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और ये चुनाव होता है इसलिए ही राष्ट्रपति जो है एक हम भारत का राजनीतिक कार्यपालिका है और अस्थायी कार्यपालिका है। तो चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है, 5 ईयर। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि राष्ट्रपति का पुनर्इलेक्शन भी हो सकता है, पुनः चुनाव भी हो सकता है, दोबारा से री इलेक्शन भी हो सकता है उनका। यानी कोई व्यक्ति 2 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है। संविधान में ऐसी कोई भी सीमा नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ कोई व्यक्ति 2 टर्म के लिए 2 बार ही बन सकता है, ठीक है, और 2 बार से अधिक वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अभी तक भारत के आज़ादी के बाद 1950 से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुना गया है, और वो व्यक्ति जो थे वो थे पहले राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले और अभी तक के अंतिम राष्ट्रपति हैं जिनको दोबारा चुना गया। 1950 में चुना गया उनको, और फिर उसके बाद 1955 में जब इलेक्शन हुए तब उनको चुना गया। इस तरह से
अब सवाल उठता है कि भाई इसका चुनाव कैसे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उस चुनाव में कौन वोट डालता है, कौन उस चुनाव में भाग लेता है। तो यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। देखिए चुनाव के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जनता स्वयं वोट डालती है, स्वयं मतदान में हिस्सा लेती है और अपना प्रतिनिधि चुनती है, जैसा कि एमएलए के चुनाव में होता है या फिर लोकसभा के सदस्य के इलेक्शन में होता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय का चुनाव या राष्ट्रपति महोदय का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, अप्रत्यक्ष ढंग से इसका चुनाव होता है और प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष ढंग से। ठीक है, इनडायरेक्टली राष्ट्रपति महोदय का चुनाव भारत की जनता अप्रत्यक्ष ढंग से करती है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे ना करके जनता पहले अपने प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे होता है? मान लीजिए यह जनता है, पीपल, P4 हम पीपल लेंगे, जनता। ठीक है, जनता पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? MLAs एंड MPs। पहले हम MPs लेंगे प्लस MLAs। MLAs कौन हो गए? ये राज्यों में होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, जिसको हम विधायक भी कहते हैं। ठीक है, हर राज्य में अलग अलग विधायक हैं, हर राज्य में विधायकों की संख्या अलग अलग है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 विधायक चुने जाते हैं। एक दूसरे तरफ होते हैं MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि संसद, जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम ये जानेंगे कि MPs यानी कि सांसद, जिसको हम हिंदी में सांसद कहते हैं, सांसद और विधायक मिलकर के चुनते हैं किसको? राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट का चुनाव जनता के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन देखिए जनता सीधे नहीं चुन करके, जनता अप्रत्यक्ष ढंग से चुन रही। जनता पहले MPs और MLAs को चुनती है और ये MPs और MLAs प्रेसिडेंट को चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर जहाँ तक शपथ दिलाने की बात है तो राष्ट्रपति को शपथ जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इसको जो है उनको शपथ दिलाते हैं। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि भाई उनकी शक्तियाँ क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 4-5 कैटेगरीज में बांट लेते हैं ताकि हम इनको आसानी से समझ सकें। सबसे पहली शक्ति है प्रशासनिक शक्ति, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कह सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि देश का पूरा शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। देश का शासन प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। इसके बाद दूसरी जो शक्तियां हैं वो है नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के कुछ नियुक्तियां करने का अधिकार है, अपॉइंटमेंट्स करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को कुछ अपॉइंटमेंट्स करने का अधिकार है। जैसे कि बहुत से पद राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। जितने भी प्रमुख पद हैं उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो या फिर किसी भी मंत्री का पद हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, तो UPSC का चेयरमैन, मेंबर्स, ये सभी लोग जितने भी प्रमुख पद हैं वो सभी प्रमुख पद राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ
चाहे वो सेना के प्रमुख हों, थल सेना के अध्यक्ष हों, वायुसेना के अध्यक्ष हों, या भारत में कहीं भी भारत के दूसरे देशों में राजदूत हों, एम्बेसडर्स, सभी प्रमुख जो पद हैं उन सभी प्रमुख पदों पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के कुछ सैन्य शक्तियाँ भी होती हैं, मिलिट्री पावर्स होती हैं। इसमें इन शक्तियों में कौन सी शक्तियाँ शामिल हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों में, सैन्य शक्तियों में सेना संबंधी कार्य या शक्तियाँ शामिल हैं। जैसे राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी अगर कोई हमारे देश में है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है। ठीक है। अब राष्ट्रपति की सहायता के लिए फिर 3 अलग अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष हैं, चाहे वायुसेना अध्यक्ष हो या थल सेना अध्यक्ष हो या फिर नेवी चीफ हों, तो वो उनकी सहायता के लिए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति है। इसके साथ ही राष्ट्रपति महोदय इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का नियुक्ति भी करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सैनिक शक्ति राष्ट्रपति की यह है कि राष्ट्रपति ही देश में युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। यदि किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करना है तो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। अगर युद्ध शुरू हो गया और युद्ध समाप्त करना है तो युद्ध को समाप्त करने की घोषणा भी राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति महोदय के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य संबंधी कार्य है। इसके साथ अगला जो कार्य है वह उन कार्यों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं राजनीतिक शक्ति के रूप में, पॉलिटिकल पावर के रूप में। राजनीतिक शक्तियों के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, सबसे बड़ा राजनीतिक पद है और इस तरह से सारे समस्त देश का शासन प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इन शक्तियों का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ अगली जो श्रेणी है वह है विधायी शक्तियाँ या लेजिस्लेटिव पावर्स। राष्ट्रपति महोदय के पास कुछ शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ भी हैं। विधायी शक्तियाँ का मतलब है कि कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्तियाँ। हालांकि हमारा संविधान कानून बनाने की शक्ति संसद को देता है, संसद ही देश में कानून बना सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब संसद की बैठक नहीं हो रही होती और कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, मीटिंग बुलाना इतनी जल्दी संभव नहीं है, लेकिन कानून बनाना ज़रूरी है और यदि कानून नहीं बनाया गया तो हम उस परिस्थिति से निपट नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हमारा संविधान राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति देता है। और वो कानून कैसे बनाएगा? अध्यादेश जारी करके, ऑर्डिनेंसेस। प्रेसिडेंट इश्यूज ऑर्डिनेंसेस टू मीट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनके वजह से एक कानून बनाया जाना जरूरी है ताकि उन परिस्थितियों से निपटा जा सके। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वो अध्यादेश संसद द्वारा बनाए गए कानून जितना ही शक्तिशाली और सक्षम कानून होता है। हालांकि बाद में उस अध्यादेश को संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी है कि अगर वो स्वीकृति, संसद की स्वीकृति उस कानून को नहीं मिलती है तो फिर वो कानून नल एंड वाइड माना जाता है, अर्थात रद्द माना जाता है। लेकिन फिर भी कानून बनाने की शक्ति तो है। इसके अलावा संसद का सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है। राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं। ठीक है, संसद के सत्रावसान करते हैं। बैठकों की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही
होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है। इसके अलावा संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। तो कोई भी कानून जब तक कानून नहीं बनेगा, कोई विधेयक, पहले वो विधेयक होता है, बिल होता है, और वो बिल, एक्ट या कानून तब बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति के साइन या हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो इस तरह से इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्र शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय को दी गई हैं, जो कि वैधानिक शक्तियाँ या लेजिस्लेटिव पावर्स कहलाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण। इसके अलावा राष्ट्रपति महोदय के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ का मतलब जुडिशियल पावर्स भी हैं उनके पास। न्यायिक शक्तियाँ का मतलब है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई किसी भी सज़ा को कम करने या उसे माफ़ करने का अधिकार है। राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को जिसे मृत्युदंड मिला हुआ है, उसके मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल सकता है, या फिर उस मृत्युदंड से को समाप्त करके उसे बरी भी कर सकता है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी स्थिति क्या है, मतलब वास्तविक स्थिति क्या है उनकी। क्या जो हमने अभी पढ़ा है या जो अभी हमने सुना है, क्या वो बिल्कुल सत्य है? इसका मतलब तो राष्ट्रपति एक तरह से बहुत ही शक्तिशाली पदाधिकारी है। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट इज मोस्ट पावरफुल figure, most powerful officer of the country, but in reality his position is not so strong as it is stated here. जैसा कि बताया गया है, उतनी शक्तिशाली स्थिति राष्ट्रपति की नहीं है। सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से ही राष्ट्रपति प्रमुख हैं। राष्ट्रपति देश के संविधान के अनुसार देश के या राष्ट्र के प्रमुख हैं और सारा शासन उनके नाम से चलाया जाता है। सभी शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करते समय राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की सलाह लेनी पड़ती है। तो प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द aid and advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह या परामर्श के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति सरकार के सिर्फ संवैधानिक मुखिया हैं, नाम मात्र के मुखिया हैं, वास्तविक मुखिया नहीं है। वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जो भी शक्तियाँ राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करने की सलाह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद देती है। तो इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण जो पद है वह है प्रधानमंत्री के बारे में। अभी हम राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे, अब हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के विषय में विस्तार से समझेंगे। आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी समय पर मिलती रहे। Thank you very much.